आज पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, मान लीजिए कोई एटम है एक्स, कोई ऐसे रैंडम नाम दे रहा हूं मैं एक्स, जैसे कार्बन का सिंबल सी होता है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ होता है, ऐसे ही मान लीजिए कोई एटम है उसका सिंबल एक्स है, रैंडमली हम लोग एक्स कह रहे हैं, तो हम लोग उस एटम के न्यूक्लियस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। एक्स लिखिए, देन यहां पर जेड और ए, तो ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे एक न्यूक्लियस का, ठीक है ना। अब यहां पर जेड क्या होता है, जेड को क्या कहते हैं, जेड को क्या कहते हैं बताइए। जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है कि नहीं। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स एटम में होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। ए क्या है, ए को क्या कहते हैं, मास नंबर। ए को क्या कहते हैं, मास नंबर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मास नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जोड़ देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, मास नंबर, ठीक। अब बताइए, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ, ए मतलब मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ। केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाएगा फिर, तो केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जानना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस जेड। ए माइनस जेड करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से किसी न्यूक्लियस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किए हैं। जो सिंबल है उस सिंबल का मीनिंग, जेड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ, ए मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ। इसलिए केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ए माइनस जेड कर देंगे तो केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा। अब बताइए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनसाइड न्यूक्लियस क्या क्या होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यही तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही तो होते हैं, और कुछ तो नहीं ना होता है। तो इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियर पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पार्टिकल। और हम लोग चाहें अगर तो इनका एक साथ नाम दे देते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर एक साथ कहना होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर एक साथ बोलना होगा तो हम लोग इसे कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हम लोग अगर बोल रहे हैं तो समझिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ दोनों मिला के कहे जा रहे हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ बोलना हो न्यूक्लियॉन्स कहिए, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2।
चार्ज ऑन न्यूक्लियस। जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किस पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कि न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे। अब कितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उसका सिंबल क्या है, अभी उसका सिंबल लोग क्या बनाए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सिंबल क्या बनाए हैं, ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जेड, है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों मिला के करना होगा तो ए लिखेंगे, केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखना होगा तो ए माइनस जेड लिखेंगे, है ना। ये न्यूक्लियॉन्स अगर बोलना हुआ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसको कहेंगे, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसको कहेंगे, अब आप ए को कहेंगे ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स लिखना होगा ए लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना होगा जेड लिखेंगे, केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखना होगा ए माइनस जेड लिखेंगे। तो बताइए कितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, जेड, और उसी पर तो चार्ज होता है। तो लोग चार्ज और न्यूक्लियस अगर बोलना चाहें क्यू, क्यू और न्यूक्लियस, चार्ज, चार्ज और न्यूक्लियस क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू एक प्रोटॉन पे चार्ज, ई किसमें, पॉजिटिव में, यही ना हो गया। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया प्लस जेड ई। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं और दोनों का ही कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस हम लोग अगर निकालना चाहें, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू एएमयू, यही ना लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया ए इंटू एएमयू का सिंबल क्या होता है, यू, ए यू हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ना, जहां पर यू का वैल्यू क्या होता है, लगभग नियरली यू का वैल्यू, एएमयू का वैल्यू कितना होता है, 1 यू इज इक्वल टू, मतलब 1 एएमयू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg, यही ना होता है। ठीक, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये तो इजी था, पॉइंट नंबर 2 3 ये तो इजी था। अब देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। जितने न्यूक्लियस होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, सबका रेडियस इक्वल तो होता नहीं होगा, कुछ न्यूक्लियस छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो इसीलिए सबका रेडियस सेम नहीं होता है। देयरफॉर इसका एक अलग फॉर्मूला बनेगा, R इज इक्वल टू आर नॉट, R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3, ठीक है ना। R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। ए क्या है, ये वही इसके पहले जो हम लोग लिख चुके हैं, क्या ए मतलब क्या, मास नंबर, ए मतलब क्या, मास नंबर, ठीक है ना। ए मतलब क्या होता है, मास नंबर, ये अभी पहले डिस्कस किया ना हम लोग आज। अब बताइए यहां पर आर नॉट क्या होगा, कांस्टेंट। तो आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू लगभग होता है 1.1 इंटू 10 का पावर माइनस 15 मीटर्स, ये कांस्टेंट है, एम्पेरिकल कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप इसे, लगभग लगभग 1.1 इंटू 10 का पावर माइनस 15 मीटर। अब 10 का पावर माइनस 15 मीटर को आप फर्मी भी कहते हैं ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 1.1 फर्मी, ठीक है ना, 1.1 फर्मी, ठीक। तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ओके। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 इजी है, कुछ बताने की आवश्यकता थी नहीं मुझे, आप खुद जानते थे। पॉइंट नंबर 3 भी इजी है। 4 याद करिए, 4 आपके लिए हो सकता है नया फॉर्मूला बन जाए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस।
R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। ए क्या है? मास नंबर। ठीक, आर नॉट का वैल्यू इतना होता है। ठीक है ना? ओके, तो पॉइंट नंबर 4 आपको याद करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखिए, if radius of a nucleus is 2 times the radius of helium nucleus। मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है जिसका रेडियस हीलियम न्यूक्लियस के डबल है, एंड इफ देयर आर 15 protons in it, तो क्या क्वेश्चन है? एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस हीलियम के डबल है और उसके अंदर 15 प्रोटॉन्स हैं। तो अब क्वेश्चन है, देन फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैट न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई कि एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस हीलियम न्यूक्लियस के डबल दिया गया है और उसके अंदर 15 प्रोटॉन है, तो बताइए उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही कॉन्सेप्ट इसमें है। तो मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, इसका रेशियो ले रहा हूं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, इसका रेशियो दिया है 2, इसलिए रेशियो निकाल रहा हूं। बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस डबल है, यानी ये रेशियो दिया है, इसलिए रेशियो निकाल रहा हूं मैं। तो जब रेशियो निकालेंगे तो आर नॉट कॉन्स्टेंट है, कैंसिल होगा। क्या लिखेंगे हम लोग? ए, और ए बचेगा ना। मान लीजिए कि जो लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर ए है, तो ऊपर ए बचा। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? हीलियम के लिए लिखना है। तो हीलियम का ए कितना होता है? हीलियम ए मतलब क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं हीलियम में? 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 2 + 2 4 हुआ। A/4 का पावर 1/3। अब ये LHS कितना दिया हुआ है? 2। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। A/4 का पावर 1/3। ठीक, तो यहां से अब क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आ गया 2 का क्यूब 8। 8 इज इक्वल टू A/4 एंड देयरफॉर A का वैल्यू कितना आ गया? 32। ठीक है ना? अब ए होता क्या है? ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक हम लोग सिंबलाइज करते हैं, पी लिखा करेंगे। ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आगे से पी लिखा करेंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एन लिखा करेंगे। ये कितना आ गया? 32 आ गया, है ना? तो P + N कितना आ गया? 32। क्वेश्चन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है, तो P के रखा 15, तो 15 + N इज इक्वल टू 32 एंड दिस इंप्लाइज कि N इज इक्वल टू कितना आ गया? N 17। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए आंसर में? 17। ठीक है ना? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन इस तरह से होगा, है ना? तो क्वेश्चन इजी ही होगा क्योंकि एक सिंगल सा फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना?
तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? न्यूक्लियस का सिंबल, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, साइज कितना होता है, ये पढ़ लिए ना। अब निकालते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी। न्यूक्लियस को हम लोग लगभग स्फेरिकल मानेंगे, और स्फेरिकल मानने के बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यही ना फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। तो मैंने कहा कि मास ऑफ न्यूक्लियस अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू यू, और वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? स्फेरिकल मानते हुए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? तो ए यू ऊपर तो है ही, 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू रख रहा हूं। आर कितना आया था? आर इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3, उसका क्यूब कर दीजिए। तो आर नॉट क्यूब इंटू ए और ए कैंसिल हुआ, और क्या आ गया? 1u डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। अब देखिए इसमें आपको सारे वैल्यूज पता है। u का वैल्यू कितना होता है? लगभग 1.66 10 का पावर -27 kg। 4/3 पाई ये तो पता है ही। आर नॉट कितना होता था? लगभग लगभग 1.1 10 का पावर -15। सारा वैल्यू रखेंगे आप। जब सारा वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद लगभग यह वैल्यू आएगा 2.3 इंटू 10 का पावर 2.3 इंटू 10 का पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी देखिए कितना हाई डेंसिटी है। एक बार आईआईटी जेईई में एग्जाम में आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब 10 का पावर कितना होता है। तो ऑप्शन लिखेंगे आप 17, 10 के पावर 17, 10 के पावर 17 के ऑर्डर का न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है। ठीक है ना? तो देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन था ये बेसिक इंफॉर्मेशन था न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, ये हम लोग को जानना है अब, कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है ना? वो क्लियरली कोई भी पार्टिकल एब्सोल्यूट रेस्ट में तो होता नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं वो अभी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होते हैं। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो अभी एब्सोल्यूट रेस्ट यानी स्टेशनरी नहीं होते हैं। तो उनका बिहेवियर कैसा होता है फिर, यह सोचेंगे। तो जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना? न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो है वह न्यूक्लियॉन्स भी अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसको लोग न्यूक्लियर स्पिन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियॉन्स यानी इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स also revolves
इन वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है ना। inside nucleus, nucleons also revolves in various orbits. Therefore, due to this motion, due to this motion, of nucleons, due to this motion of nucleons, nucleus possesses angular momentum. नहीं, अरे एमवीआर होता नहीं होता एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई पार्टिकल सर्किल में घूमे तो एंगुलर मोमेंटम कितना बनता है उसका, एम वी आर। याद है ना, एल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और इस तरह से न्यूक्लियस के पास अपना खुद का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो जाता है, और इस तरह से न्यूक्लियस के पास अपना खुद का एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है ना। इसको लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, या नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम भी कहिए, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, प्रॉपर्टीज है, आपको ये याद रखनी होंगी। ये थोड़ा कोई हम लोग प्रूफ कर सकते हैं अभी कॉपी पर, ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होगा ना। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसके वजह से न्यूक्लियस के पास अपना खुद का एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। अब सोचिए, हो सकता है कोई न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं किसी टाइम पर अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये न्यूक्लियस कहीं से एनर्जी गेन कर लिया, मान लीजिए एक बार को कि यह न्यूक्लियस कहीं से एनर्जी गेन कर लिया। तो न्यूक्लियस एनर्जी गेन किया मतलब क्या, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एनर्जी गेन किए, तो क्या होगा, उनका ऑर्बिट बदल जाएगा। यही ना होता है। याद है ना, जैसे आप देखते हैं न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आप दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में घूमने लगेगा। ऐसे ही सोचिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं किसी टाइम पर। अब मान लीजिए उस न्यूक्लियस को एनर्जी मिल गया कहीं से, तो न्यूक्लियस को एनर्जी मिला मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनको एनर्जी मिला। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एनर्जी मिला तो ऑर्बिट बदल लिए, अपना अलग ऑर्बिट में घूमने लगे, है ना। तो इस तरह से ऑर्बिट अगर न्यूक्लियॉन्स का चेंज होगा, ऑर्बिट बदलेगा, तो न्यूक्लियस की एनर्जी बदलेगी। ठीक है ना। इसलिए एक न्यूक्लियस कई एनर्जी स्टेट में रह सकता है, एक न्यूक्लियस कई एनर्जी स्टेट में रह सकता है, और इसको हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट। इसको लोग लिखा करेंगे न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट। न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट मतलब हुआ कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैन एग्जिस्ट, न्यूक्लियस कैन एग्जिस्ट in various energy states। है ना, न्यूक्लियस कैन एग्जिस्ट इन वेरियस एनर्जी स्टेट्स which are called nucleus quantum state, which are called nuclear quantum state। ठीक है ना।
एक न्यूक्लियस डिफरेंट एनर्जी स्टेट में रह सकता है, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट। अब देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स एक साथ कैसे रहते होंगे। मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता होगा। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर एक से अधिक प्रोटॉन है, हो नहीं सकता है, एक से अधिक प्रोटॉन भी तो होते ही ना है न्यूक्लियस के अंदर, बहुत से प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर एक से अधिक प्रोटॉन्स हैं, तो दो प्रोटॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन निश्चित होता होगा। उस रिपल्सन के बाद भी वो दोनों प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे रुके रहते हैं? इसका कारण होता है न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है इसका कारण? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको लिखेंगे इट इज द फोर्स, it is the force, not forces, it is the force which is responsible, it is the force which is responsible to hold all the nucleons inside nucleus। यानी वह फोर्स जो सभी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है, उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। अब ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का फोर्स है। इसकी प्रॉपर्टीज नॉर्मल फोर्सेस जैसे नहीं होते हैं। जैसे सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज में कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बाय नेचर। कितने नेचर के फोर्स होते हैं याद है? 11th में पढ़े थे। कितने नेचर के फोर्स होते हैं? 4। न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और ग्रेविटेशनल। तो न्यूक्लियर फोर्स इन चारों कैटेगरी का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है ना? दूसरी बात, क्योंकि दो प्रोटॉन्स को अंदर बांधे रखता है, दूर दूर भागने नहीं देता है। तो अगर दूर नहीं भागने देता है, इसका मतलब ये अट्रैक्टिव होगा। ठीक है ना? तो इट इज जनरली एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है ना? न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अगर न्यूक्लियस के बाहर दो प्रोटॉन्स मिलेंगे, दो प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस के बाहर है या दो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है, तो शायद उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स नेग्लेजिबल हो। क्यों? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा होता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, तभी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा, तभी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। डिस्टेंस ज्यादा होने पर न्यूक्लियर फोर्स नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब यही हुआ कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच इसका सिग्निफिकेंस तभी रहेगा जब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है ना? अब जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वह स्टेशनरी नहीं होते हैं,
ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, है ना। अलग अलग वेरियस ऑर्बिट्स में घूमते हैं न्यूक्लियॉन्स और स्पिन भी करते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के स्पिन पर डिपेंड करता है ना। ये सब आपको याद करना होगा, याद रखिएगा, ये सब प्रूफ नहीं हो सकता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो आपको ये सब रटना होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज स्पिन डिपेंडेंट। इट इज स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के स्पिन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के स्पिन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए दो न्यूक्लियॉन्स का स्पिन पैरेलल है, स्पिन कैसे हो सकता है, या तो सेम डायरेक्शन में या उल्टे डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में मतलब पैरेलल स्पिन, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एंटी पैरेलल स्पिन। तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स पैरेलल स्पिन में है तो देखा गया कि उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग है, ज्यादा है। जबकि दो न्यूक्लियॉन्स का स्पिन अगर एंटी पैरेलल है तो उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स कम देखा गया। ओके, आगे देखिए, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो नॉट अ टू पार्टिकल इंटरैक्शन। ये टू पार्टिकल इंटरैक्शन पता है, इसलिए आपको सोचने का समय दिया मैंने। याद करिए, टू पार्टिकल इंटरैक्शन याद आ रहा है। टू पार्टिकल इंटरैक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा फोर्स जब वो दो पार्टिकल्स के बीच लगता है तो प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल पर उसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, उसे टू पार्टिकल इंटरैक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2/R² ही होगा। आप यह नहीं देखते हैं ये फॉर्मूला लिखते वक्त कि उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के अगल बगल थर्ड या फोर्थ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है, ये सोचते नहीं है आप। जब भी दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स तुरंत लिख देते हैं आप कि Q1 Q2/R²। ये देखने की आवश्यकता नहीं होती है कि Q1 Q2 के अलावा Q3 Q4 Q5 प्रेजेंट अगल बगल है या नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस को टू पार्टिकल इंटरैक्शन कहते हैं, जिनका वैल्यू अगल बगल वाले पार्टिकल पर डिपेंड ना करता हो। न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है। दो प्रोटॉन्स के बीच का न्यूक्लियर फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों प्रोटॉन्स के अलावा अगल बगल और भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है या नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए लिखा मैंने कि ना यह सेंट्रल फोर्स है, नॉट अ सेंट्रल फोर्स एंड ऑल्सो नॉट अ टू पार्टिकल इंटरैक्शन। ठीक है ना। दो प्रोटॉन्स के बीच का फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, प्रेजेंस ऑफ अदर न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कितने पॉइंट हो गए, 5। सिक्स पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6 है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ इसका
कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स है इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि न्यूक्लियॉन्स पर कोई चार्ज है या नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग कंसीडर किया जाए कंडीशन जिसमें दो प्रोटॉन्स है, प्लस लिख रहा हूं सर्किल के अंदर, मतलब प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लीजिए दोनों प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है ना। अब इनके बीच न्यूक्लियर फोर्स, इनके बीच न्यूक्लियर फोर्स आपने मेजर किया और अगल बगल कुछ नहीं है, एफ कैपिटल एन मतलब न्यूक्लियर फोर्स। तो इनके बीच का न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्टिव वैल्यू मान लीजिए एफ एन है, ठीक। ये पहला केस है। अब मान लीजिए कि सेकेंड केस लिया जाए, ध्यान रखिएगा दो प्रोटॉन्स है और कुछ नहीं है आर डिस्टेंस पर। अब ले रहा हूं दो न्यूट्रॉन्स में, दो न्यूट्रॉन्स ले रहा हूं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है इसलिए सर्किल के अंदर प्लस साइन नहीं लगा रहा हूं मैं। मान लीजिए कि दो न्यूट्रॉन से आर डिस्टेंस पर, इनके अगल बगल भी कुछ नहीं है, केवल दो न्यूट्रॉन्स हैं। अब इनके बीच का न्यूक्लियर फोर्स एफ एन डैश मान लेता हूं मैं, एफ एन डैश मान लेता हूं मैं, ओके ठीक। एक थर्ड केस और बन सकता है ना, एक थर्ड केस बनता है जिसमें मान लीजिए कि एक प्रोटॉन है और आर डिस्टेंस पर एक न्यूट्रॉन है और कुछ नहीं है अगल बगल। तो पहला केस प्रोटॉन प्रोटॉन आर डिस्टेंस पर, दूसरा केस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर डिस्टेंस पर, तीसरा केस प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर डिस्टेंस पर। इनके बीच का जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होगा एफ एन डबल डैश लिख दे रहा हूं इसको मैं, एफ एन डबल डैश, ठीक है ना। तो अब देखा ये गया है, देखा ये गया है कि ये सारे वैल्यूज बराबर होते हैं। एफ एन इज इक्वल टू एफ एन डैश इज इक्वल टू एफ एन डबल डैश। यही बोल रहा हूं मैं कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब यही हुआ, चार्ज इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही हुआ कि देखिए पहले केस में प्रोटॉन प्रोटॉन लिए, प्रोटॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है। दूसरे केस में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। तब भी अगर कंडीशन आप सेम ले, न्यूक्लियॉन्स आर दूरी पर पहला केस, दो न्यूक्लियन आर दूरी पर दूसरा केस, दोनों के बीच न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू बराबर है। तो इस तरह से न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच पहला केस देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन का होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। हालांकि सेकेंड केस और थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए अगर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, दो प्रोटॉन्स लीजिए आर दूरी पर और कुछ नहीं है, बस दुनिया में दो प्रोटॉन से आर दूरी पर, पहला केस। अब मान लीजिए दुनिया में केवल दो न्यूट्रॉन से आर दूरी पर और कुछ नहीं है, या फिर थर्ड केस केवल एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है आर दूरी पर। तो अगर आप नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स पहले वाले केस में कम आएगा क्योंकि अपोजिट फोर्सेस है, रिजल्टेंट घट जाएगा। तो अगर आप नेट फोर्स की बात करें, लिख दे रहा हूं मैं नेट, नेट फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच अगर आप निकालते हैं, पी पी मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नेट फोर्स निकालते हैं, ये कम आएगा किसकी तुलना में, आप न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच निकालिए और चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच निकालिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अगर आप नेट फोर्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, नेट फोर्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच ये आएगा सेम, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा सेकेंड और थर्ड केस में। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नेट फोर्स का वैल्यू कम आएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक फोर्स से काफी स्ट्रॉन्गर होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर भी थोड़ा तो डिक्रीज होगा ही, रिजल्टेंट निकालेंगे आप तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं।
सबसे पहले क्या पढ़े, न्यूक्लियस का सिंबल कैसे बनाएंगे, इसका सिंबल एक्स जेड ए। एक्स लिखिए न्यूक्लियस का नाम, नीचे लिखिए जेड, ऊपर लिखिए ए। जेड मतलब क्या, जेड मतलब क्या लिखा, जेड मतलब लिखा एटॉमिक नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लोग पी लिखा करेंगे, कैपिटल पी। ए मतलब क्या, मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, अगर आपको केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सिंबल कैपिटल एन। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ बोलने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे उनको, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के क्या सिंबल बना था, ए, मास नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कभी बोलूंगा तो ए समझिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलूंगा पी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलूंगा एन। उसके बाद कुछ पॉइंट्स बहुत इजी थे, चार्ज, मास, रेडियस पे ध्यान देना चाहिए था आपको। रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट, ए का पावर 1/3 होता है। फिर तो डेंसिटी निकालना काफी आसान था। ठीक है ना। उसके बाद पढ़े न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज याद रखिए। ओके, तो न्यूक्लियस के बारे में काफी कुछ जानने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ना, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, इसको समझने के लिए कंसीडर करिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वह न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। मान लीजिए बहुत से प्रोटॉन्स हैं, मान लीजिए कि बहुत ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं, लेकिन सारे प्रोटॉन्स आइसोलेटेड हैं। आइसोलेटेड मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। ये बहुत से प्रोटॉन्स बना दिया मैंने, लेकिन याद रखिएगा किसी भी दो प्रोटॉन्स के बीच का दूरी r इज इक्वल टू इंफिनिटी मान रहा हूं मैं। किसी भी दो प्रोटॉन्स के बीच का दूरी r इज इक्वल टू इंफिनिटी मान रहा हूं मैं। दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से बहुत दूर है और इनकी टोटल संख्या जो मान लीजिए है वह z है, z प्रोटॉन्स। z ही क्यों माना मैंने, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो कितने प्रोटॉन्स होते हैं, z। ऐसे ही मान लीजिए कि ढेर सारे न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत से न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन दो न्यूट्रॉन्स के बीच का दूरी बहुत ज्यादा है। दो न्यूट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी सभी न्यूट्रॉन्स आइसोलेटेड है। कोई भी दो न्यूट्रॉन्स के बीच का दूरी r इज इक्वल टू इंफिनिटी लिख रहा हूं मैं। किसी भी दो न्यूट्रॉन के बीच का दूरी r इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, a माइनस जेड। तो मान रहा हूं कि a माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक, अब सारे प्रोटॉन्स यानी जेड प्रोटॉन्स और a माइनस जेड न्यूट्रॉन्स ये आए और मिलके एक ग्रुप में फिट हो गए। तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। उसी ग्रुप को लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियस बना लीजिए। न्यूक्लियस का सिंबल क्या बनाए थे हम लोग, एक्स। यहां लिखते थे जेड और यहां लिखते थे ए। ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस बन गया जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन से। ठीक है ना। ये देखिए अब सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर आके फिट हो गए, इकट्ठा हो गए, एक साथ आ गए। तो क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया। एक ऐसा न्यूक्लियस बन गया जिसका सिंबल हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्स।
ऐसा न्यूक्लियस बना जिसका सिंबल हम लोग लिख रहे हैं एक्स, और एटॉमिक मास कितना, ए, मास नंबर कितना लिखा है, ए, है ना, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना लिखा है, जेड। अब अब देखिए, मान लीजिए कि जेड प्रोटॉन्स है, इनका टोटल मास कितना होगा, जेड इंटू एक प्रोटॉन का मास, तो मास ऑफ अ प्रोटॉन इंटू जेड, ये टोटल मास हो गया प्रोटॉन्स का। ऐसे ही टोटल न्यूट्रॉन का मास कितना हुआ, ए माइनस जेड इंटू एक न्यूट्रॉन का मास, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, ठीक। ये टोटल मास सभी प्रोटॉन्स का हो गया, ये टोटल मास सभी न्यूट्रॉन्स का हो गया। अब जब न्यूक्लियस बना तो मान लीजिए कि मास ऑफ न्यूक्लियस एम लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम, एनयूसी न्यूक्लियस का शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। अब थ्योरेटिकली होना क्या चाहिए कि आप ये जेड एम पी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स जोड़ दीजिए टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन से, तो थ्योरेटिकली होना चाहिए कि मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाना चाहिए, है कि नहीं। जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं वही मिलकर न्यूक्लियस बनाए, तो इन दोनों का मास ऐड करने पर मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाना चाहिए थ्योरेटिकली। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया। प्रैक्टिकली देखा गया कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सभी मास को जोड़ने पर मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं आया, बल्कि मास ऑफ न्यूक्लियस स्लाइटली कम आया, ठीक है ना। सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स का मास जोड़ देने से मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाना चाहिए था थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया। प्रैक्टिकली देखा गया कि मास ऑफ न्यूक्लियस कम आया। तो अब ये कहा गया कि जो मास डिक्रीज हुआ, जो मास कम हुआ, वो एनर्जी बनके डिसिपेट हो गया। न्यूक्लियस बनते वक्त एनर्जी बनके डिसिपेट हो गया, उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी हम लोग लिखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या लिख दूं मैं फिर, बाइंडिंग एनर्जी क्या लिख दूं मैं, बाइंडिंग एनर्जी लिख दूंगा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। बताइए ये ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट साइड एक रिएक्शन अगर आप इसे मान लें तो प्रोटॉन्स, सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स ये रिएक्टेंट कहलाएंगे, और न्यूक्लियस जो है ये प्रोडक्ट कहलाएगा। न्यूक्लियस प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट हो गए सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स। तो ये जो है पहला टर्म, ये जो मार्क किया मैंने, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट का मास, और ये हो गया प्रोडक्ट का मास। यानी रिएक्टेंट का मास ज्यादा है प्रोडक्ट के मास से, तो कितना ज्यादा है ये निकाल लिया मैंने। तो जितना मास में कमी आई वो पता चल गया आपको। ये ब्रैकेट क्या आ गया, मास डिफेक्ट, इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसे, मास डिफेक्ट, ठीक, मास डिफेक्ट। अब आइंस्टीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मास डिफेक्ट होता है तो एनर्जी बनके जब वो डिसिपेट होता है तो उसका वैल्यू mc स्क्वायर से निकालते हैं ना, जितना मास गायब हो गया इंटू सी स्क्वायर कर देते हैं। ये आ गया मास कितना डिक्रीज हुआ, मास डिफेक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये मास डिफेक्ट हो गया, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये बन गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का वैल्यू ये पूरा ब्रैकेट डेल्टा एम है ना, ये पूरा ब्रैकेट डेल्टा एम है, जिसको मास डिफेक्ट कहा जाता है। क्या कहता है, लिख दे रहा हूं मैं, वेयर डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, ठीक है। जितना मास डिक्रीज हो गया, जितना मास कम हो गया,
जितना मास एनर्जी बन के डिसिपेट हो गया उसको हम लोग कहेंगे मास डिफेक्ट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता चल गया। कैसे निकालेंगे? पहले मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लीजिए। मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स का मास, तो Z इंटू एक मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू एक न्यूट्रॉन का मास, ये रिएक्टेंट का मास माइनस न्यूक्लियस प्रोडक्ट है तो माइनस प्रोडक्ट का मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर। सिंपल है ना? ठीक है ना? तो ये बन गया फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का। अब इसका रिवर्स सोचिए, न्यूक्लियस बनते वक्त इतना एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इतना एनर्जी लूज किया न्यूक्लियस ने, है ना? इतना एनर्जी लॉस हुआ रिएक्शन में, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी लॉस हो गया। कब? जब न्यूक्लियस बना तब। रिवर्स क्या होगा? मान लीजिए किसी न्यूक्लियस को इतना ही एनर्जी दे दीजिए तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना रिवर्स प्रोसेस। ठीक है? ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इतना एनर्जी आप देंगे न्यूक्लियस को तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियॉन्स में डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक? तो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ न्यूक्लियस। लिखिए, नोट करिए, फिर से बोल रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी required for a nucleus so that nucleus dissociate completely, so that nucleus dissociate completely in its nucleons। ठीक है ना? इन इट्स न्यूक्लियॉन्स। कितना एनर्जी न्यूक्लियस को कम से कम दिया जाए कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना? तो अब न्यूक्लियस के बारे में लगभग लगभग सारी जानकारी, बेसिक जानकारी जितना हम लोग को पढ़ना चाहिए वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल रिएक्शन, ए प्लस बी, रिएक्टेंट ए और बी है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। लिखते हैं आप ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल न्यूक्लियर रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना? हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी लिखते हैं वैसे ही मैं लिख रहा हूं आई प्लस टी। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आई का मतलब क्या, टी का मतलब क्या। तो आई प्लस टी गिव्स पी प्लस ओ। ये एक हाइपोथेटिकल न्यूक्लियर रिएक्शन है। ओके? आई को लोग कहते हैं इनकमिंग पार्टिकल। इनकमिंग पार्टिकल। टी को कहते हैं टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस। ठीक?
जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया गया। कोई रिएक्शन मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कि न्यूट्रॉन सॉरी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, उस पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया गया, तो अल्फा पार्टिकल इनकमिंग पार्टिकल हो गया और नाइट्रोजन का न्यूक्लियस टारगेट न्यूक्लियस हो गया। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना उसको पी लिख दिया, तो पी मतलब प्रोडक्ट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट न्यूक्लियस। अब कुछ पार्टिकल एमिट करेगा इसके साथ साथ, वो मतलब आउटगोइंग पार्टिकल, आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक, तो ये एक हाइपोथेटिकल न्यूक्लियर रिएक्शन लिया गया, एक हाइपोथेटिकल न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस हाइपोथेटिकल न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि कौन कौन से लॉज यहां पर एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तभी तो लॉज जानेंगे तभी तो रिएक्शन पढ़ पाएंगे। तो पहला नियम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो आपको पता ही है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहला नियम हम लोग ये लगाएंगे यहां पर। अब बताइए, इनकमिंग पार्टिकल, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, अल्फा पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ तो होगा ही ना, तो इस पे चार्ज होगा, इसका मतलब चार्ज भी हो सकता है इस पर। टारगेट न्यूक्लियस, जैसा मैंने कहा नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, तो चार्ज नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर होता ही ना है। बताइए न्यूक्लियस पर चार्ज कैसे लिखते थे आप, याद है? देखिए आपको दिखा रहा हूं, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसे लिखते थे आप, चार्ज और न्यूक्लियस, ये है चार्ज और न्यूक्लियस कैसे लिखते थे, Ze। तो किसी भी चीज का चार्ज निकाला हो तो क्या करते हैं, एक पार्टिकल पर चार्ज इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये ना किया। ठीक, तो Ze जैसे लिखा आपने ना, वैसे ही यहां पर लिखूंगा मैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बताइए ये जो इनकमिंग पार्टिकल है इस पर चार्ज कैसे निकालू मैं, इस पर चार्ज निकालता हूं कैसे, उसका Z लीजिए, Z ऑफ आई इंटू ई। ठीक, ये आई पार्टिकल पर टोटल चार्ज हो गया। इसी तरह से टी पार्टिकल पर टोटल चार्ज, Z ऑफ टी, उसका Z इंटू ई, ये टोटल चार्ज ऑफ रिएक्टेंट हो गया, जोड़ दीजिए तो। ऐसी आरएचएस में आइए, प्रोडक्ट साइड आइए, तो Z ऑफ P इंटू ई, ये P न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज, आउटगोइंग पार्टिकल जो जा रहा है उस पर टोटल चार्ज, Z ऑफ O इंटू ई, ये प्रोडक्ट साइड टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज कंजर्व होगा। इक्वेट कर दीजिए, ई कैंसिल आउट हो गया और क्या फॉर्मूला बन गया, Z ऑफ I प्लस Z ऑफ T बराबर Z ऑफ P प्लस Z ऑफ O। ठीक, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बन गया। कई लोग इसे कंजर्वेशन ऑफ Z कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ Z, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ Z कहते हैं बहुत लोग इसे। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होगा। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स का टोटल नंबर कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स का सिंबल क्या था, ए, कैपिटल ए था ना, तो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ टी, एक बार फिर लिख रहा हूं साफ साफ, ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ टी, ये क्या लिख दिया मैं, रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोडक्ट साइड भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख के इक्वेट कर देना होगा। ये बन गया फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स का। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया। दूसरा नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक। तीसरा तीसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो आसानी से लिख सकते हैं आप, मोमेंटम ऑफ आई प्लस मोमेंटम ऑफ टी, रिएक्टेंट का टोटल मोमेंटम बराबर प्रोडक्ट साइड टोटल मोमेंटम। है कि नहीं? ये तो इजी है, इसमें तो वो बताने लायक है नहीं, तो कंजर्वेशन मोमेंटम तो खूब पढ़े हैं हम लोग। ठीक है ना? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको थोड़ा आप समझना चाहेंगे, अभी तक तीनों जो 1 2 3 है वो ज्यादा टफ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कहां होता है? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलएचएस का टोटल जेड, आरजीएस का टोटल जेड, फॉर्मूला नंबर 1 बन गया। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दूसरा फॉर्मूला, रिएक्टेंट का टोटल ए जोड़ लीजिए, प्रोडक्ट का टोटल ए जोड़ लीजिए, बराबर कर दीजिए। मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तो इजी होता ही होता है। ये चौथा देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये यहां पर थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आप न्यूक्लियर रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो आपके मन में हमेशा यह होना चाहिए कि मास भी एनर्जी बन सकता है, एनर्जी भी मास बन सकती है। खाली काइनेटिक एनर्जी नहीं, खाली काइनेटिक एनर्जी यहां पर, खाली काइनेटिक एनर्जी से यहां काम नहीं चलेगा। क्यों? यहां पर मास का एनर्जी में भी कन्वर्जन हो सकता है, एनर्जी का मास में भी कन्वर्जन हो सकता है। इसे खाली काइनेटिक एनर्जी से काम नहीं चलने वाला है। यहां पर मास भी एनर्जी बन जाता है। इसलिए जब आप हम लोग एनर्जी कंजर्व कराएंगे तो लिखेंगे, देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई, इनकमिंग पार्ट, रिएक्टेंट में क्या था, रिएक्टेंट में क्या क्या था, देखिए रिएक्टेंट में था आई और टी, प्रोडक्ट में क्या था, पी और ओ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ टी, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट साइड हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे आप, जब आप प्रोडक्ट साइड काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओ जोड़ दीजिए। ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। क्यों? जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मास भी तो एनर्जी बन सकता है यहां पर, इसीलिए टोटल एनर्जी कंजर्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी वाली एनर्जी तो है ही, मास भी तो एनर्जी बन सकता है, तो मास वाली भी टोटल एनर्जी कंसीडर करना होगा यहां पे आपको। ठीक है ना? तो इसी तरह से लिख रहा हूं, समझिए बात को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई प्लस मास ऑफ आई इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया टोटल एनर्जी आई का, है ना? क्योंकि मास भी तो एनर्जी बन सकता है ना, तो मास वाली एनर्जी भी जोड़ लिया और काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी भी जोड़ लिया। अब ये टोटल एनर्जी हो गया आई का। अब क्या रिएक्टेंट में बचा? टी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टी प्लस मास ऑफ टी इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ टी। ये बराबर करेंगे प्रोडक्ट साइड से, तो प्रोडक्ट साइड में भी ऐसे लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पी प्लस मास ऑफ पी इंटू सी स्क्वायर। ठीक, ये प्रोडक्ट का टोटल एनर्जी हो गया। और क्या बचा? आउटगोइंग पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल प्लस मास ऑफ ओ इंटू सी स्क्वायर, ये बन गया ओ का टोटल एनर्जी। इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी ऐसे लिखना होगा आपको, मास वाली एनर्जी भी कंसीडर करना होगा। ठीक है ना? और प्रोडक्ट साइड भी टोटल एनर्जी लिखते समय मास ऑफ P इंटू सी स्क्वायर, मास ऑफ O इंटू सी स्क्वायर, यानी मास वाली एनर्जी भी कंसीडर करना होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ। तो ये टोटल एनर्जी इक्वेट करेंगे। ओके, तो ये चार नियम है, ये चार नियम है जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉलो होंगे।
ठीक है ना। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चारों नियम फॉलो कराए जाएंगे। ओके, अब पढ़ते हैं कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी एक्सचेंज होता है, कितना एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज होता है या एब्सॉर्ब होता है, कुछ भी। इसको लोग कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन मतलब हुआ कि कितना एनर्जी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एब्सॉर्ब होगा या एमिट होगा, कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, या तो एब्सॉर्ब होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी या फिर एमिट होगा। तो उस एनर्जी का वैल्यू कितना है जब कोई जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तब, उसको कहते हैं क्यू वैल्यू। ठीक, सिंपल है। क्यू वैल्यू को सिंबल दिया जाता है कैपिटल क्यू। इसका मतलब होता है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। ये तो इजिली समझ जाएंगे आप ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अरे जितना मास न्यूक्लियर रिएक्शन में डिक्रीज हुआ इंटू सी स्क्वायर, उतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। ठीक, कैसे लिख सकते हैं आप इसे? मास डिफेक्ट कैसे निकालने सिखाया है मैंने? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब मास ऑफ आई प्लस मास ऑफ टी, ये मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ ओ। हो गया ना मास डिफेक्ट। ये मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये मास डिफेक्ट हो गया इंटू सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। ठीक, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें तो डाउट नहीं ना है भाई। जितना मास डिक्रीज हुआ वो एनर्जी बनके डिसिपेट हो गया। मास जितना डिक्रीज हुआ उसे मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट कैसे आता है? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ये आ गया क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। अब ये जो फॉर्मूला नंबर 4 लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन, इससे जरा कैलकुलेट करिए तो कि मास ऑफ आई प्लस मास ऑफ टी माइनस मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ ओ इंटू सी स्क्वायर क्या आ रहा है। मतलब ये आई वाला टर्म और टी वाला टर्म एलएचएस में छोड़ दीजिए, ये पी वाला टर्म एमपी और एमओ इसको एलएचएस भेज दीजिए, आ जाएगा ना यही चीज। अरे समझो, एम आई सी स्क्वायर एम टी सी स्क्वायर इसको छोड़ दो एलएचएस में, एमपी सी स्क्वायर और एमओ सी स्क्वायर इन दोनों को एलएचएस में भेज दीजिए। तो एलएचएस भेजेंगे तो माइनस वन क्या आएगा? तो एम आई सी स्क्वायर प्लस एम टी सी स्क्वायर माइनस एम पी सी स्क्वायर माइनस एमओ सी स्क्वायर, यही आ गया। ठीक, आगे ना यही। तो क्या बचा? अब उसके अलावा क्या बचा? यहां लिख दूं अलग से, देखिए यहां लिख दिखा दे रहा हूं मैं आपको। आप लिख रहे हैं एम आई सी स्क्वायर, ये अलग लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये एम आई सी स्क्वायर प्लस एम टी सी स्क्वायर ये एलएचएस में छोड़ दिया, बाकी आरएचएस वाला मास वाला टर्म एलएचएस भेजेंगे, तो एमपी सी स्क्वायर माइनस एमओ सी स्क्वायर, एमओसी स्क्वायर यही ना लिखा है यहां पर, मास डिफेक्ट यही ना लिखे हम लोग यहां पर, क्यू वैल्यू में यही लिख रहा है एम आई सी स्क्वायर प्लस एम टी सी स्क्वायर माइनस एम पी सी स्क्वायर माइनस एमओ सी स्क्वायर, ये आ गया। तो इक्वेशन नंबर 4 से, ये इक्वेशन नंबर 4 से क्या आ रहा है इसका वैल्यू? आप एम आई सी स्क्वायर एम टी सी स्क्वायर ये छोड़ दिए एलएचएस में, एम पी सी स्क्वायर और एम ओ सी स्क्वायर ये भेज दिए एलएचएस में, तो आरएचएस में क्या बच गया? के पी और के ओ, क्या लिख दे रहा हूं, के पी प्लस के ओ। ठीक, और जो के आई और के टी है इनको भेजेंगे आप आरएचएस में, तो क्या बन जाएगा? माइनस के आई माइनस के टी, है कि नहीं? माइनस के आई माइनस के टी बन गया ना। ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। तो देयरफॉर क्यू वैल्यू का दूसरा फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। तो क्यू वैल्यू का दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। याद कर लीजिए। इसी तरह से एक और फॉर्मूला बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, तो क्यू वैल्यू का यह 3 फॉर्मूला बन गया। ओके, क्यू वैल्यू मतलब क्या, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ। क्या पहला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा फॉर्मूला कहां से आया, याद करिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये 3 फॉर्मूला बन गया क्यू वैल्यू का। अब बताइए, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है, क्यू वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है डेल्टा एम मास डिफेक्ट वाला जो ब्रैकेट है ये पॉजिटिव है। मास डिफेक्ट वाला ब्रैकेट अगर पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है। तो रिएक्टेंट का मास ज्यादा, प्रोडक्ट का मास कम, मास कम हुआ, एनर्जी डिसिपेट हुआ। तो क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। और सोचिए क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव है, क्यू वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या, प्रोडक्ट का मास ज्यादा हो गया। तो भैया ये मास बढ़ कैसे गया, मास ऐसे बढ़ गया कि कहीं से एनर्जी आई और मास में कन्वर्ट हो गई, कहीं से एनर्जी आया और मास में कन्वर्ट हो गया। तो मास में अगर एनर्जी कन्वर्ट हो गया तभी ना मास बढ़ा, यानी रिएक्शन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी ले लिया, एनर्जी लेके मास बना दिया। ठीक है ना। तो क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव है, प्रोडक्ट का मास ज्यादा है यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज हुआ। ओके, ठीक है ना। लिख दे रहा हूं मैं, लिख दे रहा हूं, क्यू वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, और क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव आया क्या मतलब हुआ इसका, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है ना। तो क्यू वैल्यू नेगेटिव और क्यू वैल्यू पॉजिटिव का मतलब यही तो होता है। ठीक, ओके। अब कैलकुलेशन में आपके लिए एक शॉर्टकट बता देता हूं मैं कि अगर इफ डेल्टा एम अगर मास डिफेक्ट 1 AMU हुआ, यानी डेल्टा एम 1 U हुआ, तो इसके लिए अगर आप एनर्जी निकालिए, एनर्जी E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा नियरली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। कब, जब डेल्टा एम क्या लेना है, 1 U लेना है तब। ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा। कैसे आया होगा, कैलकुलेशन किया गया होगा, डेल्टा एम क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एम क्या लिखना है, 1 U। 1 U मतलब क्या, 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg इंटू सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर कितना हुआ, सी स्क्वायर कितना होगा, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8, तो उसका स्क्वायर 9 इंटू 10 का पावर कितना 16, ये आएगा जूल्स में। अब जूल को कन्वर्ट कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा, ये जूल्स में आ जाएगा क्योंकि ये केजी में ले रहे हैं और ये मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, एसआई सिस्टम ले रहे हैं, ये जूल्स में आ रहा है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरे
एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना। 1.6 10 का पावर -19 से डिवाइड करके देख लीजिए। करिए करिए, अपने आप से करिए जरा तो। हो गया, कन्वर्ट कर लिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल है तो कैसे कन्वर्ट किया? 1.6 1.66 इंटू 10 का पावर -27 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 16 डिवाइडेड बाई 1.6 10 का पावर -19, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो निकालिए कितना आ रहा है, लगभग लगभग, वैसे तो लगभग 9, यही आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेट आएगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं सब, तो अप्रोक्सीमेट आएगा। तो याद रखिएगा कि 1 एमयू अगर मास डिफेक्ट होता है तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी मानी जाती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? ओके, तो ये याद रखिएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कौन से लॉज अप्लाई करने हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी LHS साइड टोटल Z इज इक्वल टू RHS साइड टोटल Z। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी LHS साइड टोटल A बराबर RHS साइड टोटल A। ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद कौन सा चौथा नियम था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या सोचना था? काइनेटिक एनर्जी और मास वाली एनर्जी जोड़ेंगे तब टोटल एनर्जी आएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बराबर करने हैं। फिर हमने पढ़ा क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू मतलब कितना एनर्जी किसी रिएक्शन में एब्जॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ। तीन फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज हुआ, क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। ठीक। एक एमयू के बराबर अगर मास डिफेक्ट होता है तो उसकी इक्विवेलेंट कितना एनर्जी बनेगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। ठीक है ना? ओके, अब हम लोग सारा बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ने के लिए। रेडियो एक्टिविटी पढ़ने के लिए सारा हम लोग तैयारी कर चुके हैं। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या? रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस डीके। कोई अगर न्यूक्लियस है वह डीके होता है ना, रेडियो एक्टिविटी क्या मतलब हुआ इसका? स्पॉन्टेनियस spontaneous emission of रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? अरे वही अल्फा, बीटा, गामा एटसेट्रा। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन लाइक अल्फा, बीटा, गामा फ्रॉम अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस से जो अल्फा, बीटा, गामा का स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होता है उसी को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, है ना? और ऐसा न्यूक्लियस जो यह रेडियो एक्टिविटी शो करता है उसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना? ऐसा न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिविटी शो करे उसे हम लोग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग को यही पढ़ना है। अल्फा, बीटा, गामा, डीके, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन, चाहे अल्फा, बीटा, गामा डीके, अल्फा डीके चाहे अल्फा रेडिएशन, बीटा डीके चाहे बीटा रेडिएशन, गामा डीके चाहे गामा रेडिएशन। ठीक है ना? तो हम लोग को यही अब पढ़ना है। अब इसको पढ़ने से पहले
तीसरी बातें आप याद रखिएगा। क्या? जो भी 4 नियम पढ़े हैं, क्योंकि वो हम लोग लॉज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? वो लॉज अप्लाई करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक? तो वो याद रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं गामा रेडिएशन। पहला लिखिए गामा रेडिएशन या गामा डीके, है एक ही बात है, गामा रेडिएशन या फिर गामा डीके। जैसा कि आप पढ़े होंगे, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो फोटोन रेडिएट करता है। मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिखाता है तो फोटोन रेडिएट करता है। इसी तरह से बिल्कुल सेम वे में जब कोई न्यूक्लियस हायर क्वांटम स्टेट यानी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वह भी फोटोन रेडिएट करता है, और ये फोटोन हाईली एनर्जेटिक होते हैं जो गामा रेडिएशन दिखाते हैं। ये सबसे अधिक एनर्जी वाले फोटोन को ही तो गामा फोटोन कहते हैं ना। गामा मतलब क्या? फोटोन है। गामा रेज मतलब क्या होता है? गामा रेज मतलब फोटॉन्स। ऐसे फोटॉन्स जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, ऐसे रेडिएशंस जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है, उसी को तो गामा रेडिएशन कहते हैं ना। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है। इस डीके में कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग लिखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक process. It is an electromagnetic process in which nucleus radiates gamma photons when it makes transition from higher energy state to lower energy state. ठीक है ना? तो गामा रेडिएशन या गामा डीके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है। ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन शो करता है, और जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। तो जो एनर्जी लूज किया वही गामा फोटोन में वह रेडिएट करता है। इसी फिनोमेना को हम लोग गामा डीके कहते हैं। ठीक है, तो गामा रेडिएशन सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा देखिए बीटा डीके। अब बीटा डीके में दो तरह का डीके पढ़ना है हम लोगों को। बीटा डीके में दो तरह का डीके पढ़ना है, एक पॉजिट्रॉन डीके, पॉजिट्रॉन डीके, पॉजिट्रॉन डीके चाहे पॉजिट्रॉन रेडिएशन, एक ही बात है। तो सबसे पहले देखिए कि पॉजिट्रॉन होता क्या है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इस पर चार्ज जो है वो प्लस में होता है, प्लस ई चार्ज होता है। चार्ज प्लस ई और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ई लिखिए यहां पर, चार्ज कितना है प्लस में 1 + 1, लेकिन मास कितना है इसका? मास नंबर कुछ नहीं है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन।
अब तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन के बराबर मास लिख रहे हैं। पॉजिट्रॉन मतलब क्या? ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो अब इस पॉजिट्रॉन में कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो इसका मास नंबर कितना हुआ? 0, क्योंकि इसमें एक भी प्रोटॉन नहीं है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। याद है ना, जब कभी भी आप सिंबल लिखते हैं किसी भी चीज का, जैसे एक्स लिखे आप, यहां लिखते हैं जेड, यहां लिखते हैं ए क्या होता है? ए होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, होता है ना। और जेड क्या होता है? चार्ज। जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी चार्ज, कितना चार्ज है। जेड रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, तो चार्ज इस पे हुआ प्लस ई, चार्ज हुआ प्लस ई, लेकिन मास नंबर 0। ठीक है ना। तो इस तरह से पॉजिट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है ना, पॉजिट्रॉन को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है। ठीक। हाँ, इसका एक और सिंबल है, इसको बीटा प्लस भी लिख देते हैं, बीटा प्लस भी। तो पॉजिट्रॉन याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और चार्ज प्लस ई होगा, +1 होगा। ठीक, तो हम लोग इसे कहेंगे पॉजिट्रॉन। ओके, इसका दूसरा सिंबल क्या है? प्लस, बीटा प्लस। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग बीटा प्लस रेडिएशन, पॉजिट्रॉन डीके को बीटा प्लस डीके या बीटा प्लस रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है ना। पॉजिट्रॉन मतलब क्या? पॉजिट्रॉन मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और चार्ज प्लस ई होगा। इसका सिंबल देखिए, या तो ऐसे लिखिए, ई बनाइए, ऊपर 0 नीचे +1, या फिर बीटा प्लस लिख दीजिए। इसको लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन। ओके, तो पॉजिट्रॉन का यह सिंबल है और इसलिए हम लोग इसको बीटा प्लस डीके भी कहते हैं। ओके ना, ठीक है। अब सोचिए, पॉजिट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? अगर पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है तो कैसे निकलेगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन तो है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता ही नहीं है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर हो और चार्ज प्लस ई हो, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है ना। जब ये नहीं होता है तो ये रेडिएट कैसे होगा, ये निकलेगा कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिट्रॉन बनता है न्यूक्लियस के अंदर, पॉजिट्रॉन बनेगा, अब पॉजिट्रॉन बनेगा और फिर वो एमिट होगा, तो इसके हम लिखेंगे इनसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन होगा। अब प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज प्रोटॉन से निकलेगा। प्रोटॉन मतलब क्या? प्रोटॉन मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास 1 यूनिट है और चार्ज +1 है। ठीक, तो ये प्रोटॉन हो गया। लिखना सीखिए, प्रोटॉन लिखना है तो P लिखिए सिंबल और ऊपर लिखिए +1, मास 1 U के बराबर होगा ना प्रोटॉन का मास, और चार्ज कितना होगा? चार्ज नीचे लिखते हैं, मास ऊपर लिखते हैं, तो मास हो गया 1 U और चार्ज हो गया +E। अब इसी से क्या बनेगा? इसी से बनेगा पॉजिट्रॉन। ठीक, तो इससे बनेगा पॉजिट्रॉन। ओके, तो पॉजिट्रॉन जब इससे बनेगा तो लिखिए पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कैसे लिखते हैं? मास नंबर कुछ नहीं है पॉजिट्रॉन का और चार्ज +1 है। ठीक है ना। अब बताइए इसके अलावा और क्या बनेगा, कैसे पता करेंगे और क्या बनेगा? कंजर्वेशन ऑफ जेड और कंजर्वेशन ऑफ ए लगाइए। तो एक कंजर्वेशन ऑफ ए लगाएंगे आप, ए कहां लिखते हैं? ऊपर, जेड कहां लिखते हैं? नीचे। ए कितना है एलएचएस में? ए का वैल्यू, ए मतलब मास नंबर, ए कितना है? 1, लेकिन आरएचएस में कितना लिखा आपने? 0, लेकिन ए तो बैलेंस होना चाहिए, तो एक ऐसा पार्टिकल फर्दर बनेगा जिसका ए होना चाहिए 1। ठीक, ए हो गया 1, कंजर्वेशन ऑफ ए हो गया, प्रोटॉन पे ए 1 है तो एलएचएस में टोटल ए 1 हो गया, आरएचएस में भी टोटल ए 1 करना पड़ेगा, तो पॉजिट्रॉन पे ए होता नहीं है, तो यहां पर जो दूसरा पार्टिकल बनेगा उसका ए होगा 1। अब बचा जेड, देखिए +1 जेड एलएचएस में है तो +1 जेड आरएचएस में भी है, यानी अब जो दूसरा पार्टिकल बना उसका जेड 0 होना चाहिए,
यानी एक ऐसा पार्टिकल बनेगा जिसका मास तो 1 u होगा लेकिन चार्ज नहीं होगा। ऐसे पार्टिकल को क्या कहते हैं आप? ऐसे पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। ऐसे पार्टिकल को क्या लिखते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 u और चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होगा। ठीक है। अब इसके अलावा आउटगोइंग पार्टिकल निकलेगा, तो आउटगोइंग यहां पर रेडिएशन निकलता है। आउटगोइंग रेडिएशन को यहां पर कहते हैं, एक फोटोन निकलेगा, इस फोटोन को कहा जाता है न्यूट्रिनो। इस फोटोन का नाम होता है न्यूट्रिनो। याद करिए, ये फोटोन जो निकलेगा इस रिएक्शन में उसको कहेंगे न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का सिंबल गामा दिखा दीजिए। एक फोटोन है ये। न्यूट्रिनो मतलब क्या? एक फोटोन। फोटोन मतलब क्या? रेस्ट मास 0, एनर्जी है ये, है ना। तो क्या हुआ इनसाइड न्यूक्लियस? इनसाइड न्यूक्लियस हुआ अ प्रोटॉन, अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स, देखिए जो समझाया वो लिख रहा हूं मैं, अब समझिए ना, अब नोट करिए। अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना और क्या बना? पॉजिट्रॉन। अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, कॉमा पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो मतलब एक फोटोन है। न्यूट्रिनो मतलब एक फोटोन है। ठीक है ना। तो इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ठीक, ये रिएक्शन हुआ। अब इसके बाद फर्दर क्या होगा कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन रिमेन, न्यूट्रॉन रिमेन्स इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन रिमेन इनसाइड न्यूक्लियस while positron and neutrino, positron and neutrino are emitted। ठीक है ना। positron and neutrino are emitted। तो समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, पहला बार ऐसा रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए पॉजिट्रॉन का मतलब क्या। पॉजिट्रॉन मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और चार्ज प्लस ई होगा। इसका सिंबल दो तरह से, ई ऊपर 0 नीचे +1 या फिर बीटा प्लस। इसीलिए पॉजिट्रॉन डीके को बीटा प्लस डीके भी कई बार लिखा होता है। अब जब न्यूक्लियस के अंदर से पॉजिट्रॉन निकलेगा तो अंदर होना चाहिए तभी तो निकलेगा। तो अंदर तो खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होता नहीं है। तो रेडिएट कैसे होगा? बनेगा। कैसे बनेगा? अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो मतलब क्या? एक गामा फोटोन। न्यूट्रिनो मतलब एक फोटोन। ठीक है ना। न्यूट्रिनो रिमेन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन रिमेन इनसाइड न्यूक्लियस व्हाइल पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो आर एमिटेड। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा, जबकि ये दोनों पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो यह न्यूक्लियस एमिट कर देगा। ठीक है ना। न्यूक्लियस से यह एमिट हो जाएंगे। सिंबल्स लिखना फिर से सीख लीजिए। किसी भी चीज का सिंबल लिखना है तो जो ऊपर है वो मास लिखिए, नीचे लिखिए चार्ज। ऊपर लिखिए मास, नीचे लिखिए चार्ज। मास 1 u, चार्ज +1, तो प्रोटॉन हो गया। मास 1, चार्ज 0, तो मास 1 u और चार्ज 0, न्यूट्रॉन हो गया। मास 0, मास नंबर 0 और चार्ज +e, पॉजिट्रॉन हो गया। न्यूट्रिनो में तो फोटोन है, यहां तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। therefore, therefore the nuclear
रिएक्शन इज, अब मैं न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहा हूं, पॉजिट्रॉन डीके रिप्रेजेंट करने के लिए रिएक्शन लिख रहा हूं। मान लीजिए न्यूक्लियस एक्स था, न्यूक्लियस एक्स था, जेड इसका मतलब चार्ज नीचे मास ऊपर, लिख दिया। ये क्या बना इससे, इससे क्या है, क्या एमिट हुआ है, पॉजिट्रॉन डीके में क्या एमिट हुआ है, एमिट हुआ है एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कैसे लिखते हैं, ई लिखिए, ऊपर 0 नीचे +1। और क्या एमिट हुआ, एक गामा फोटोन। यहां जो गामा फोटोन है उसका क्या नाम दिया गया है, याद करिए, इस रिएक्शन में जो गामा फोटोन एमिट होगा उसको न्यूट्रिनो नाम देंगे। ठीक, अब बताइए, खुद सोच के बताइए। मान लीजिए कि एक्स रिएक्टेंट था, इससे प्रोडक्ट बना वाई, ठीक है ना, तो वाई क्या होगा बताइए, ये वाई क्या होगा, मतलब इसका ए क्या लिखूं, इसका जेड क्या लिखूं, ये सोच के बताइए। कैसे पता करेंगे, चार जो नियम बताए थे वही अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ ए, कंजर्वेशन ऑफ जेड। बताइए एलएचएस में टोटल ए कितना है, ए है। आरएचएस में क्या लिख दूं यहां पर कि कंजर्व हो जाए ए, जितना एलएचएस में उतना आरएचएस में। यहां पर 0 है, ये तो फोटोन कुछ नहीं, यानी यहां पर मेरे को लिखना होगा ए, इधर टोटल ए हो गया, इधर का भी टोटल ए हो गया, ए प्लस 0 बराबर ए, इसका 0, ए प्लस 0 बराबर ए कंजर्व हो गया। अब जेड पे आइए, जेड कंजर्वेशन, जेड कंजर्वेशन कैसे होगा, जेड कंजर्वेशन में एलएचएस में जेड लिखा है तो आरएचएस में भी टोटल जेड होना चाहिए। अब टोटल जेड में से +1 यहां आ गया, तो यहां पर जेड -1 लिख दीजिए, तो Z-1 अब +1 हो गया, इधर भी टोटल जेड, इधर भी टोटल जेड, हो गया बैलेंस। तो ये रिएक्शन पॉजिट्रॉन डीके शो करता है, ठीक है ना, यही रिएक्शन पॉजिट्रॉन डीके शो करता है। क्या क्या हुआ बताइए, इसमें क्या हुआ बताइए। जेड क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंपेयर करिए, जेड क्या हुआ, जेड कम हो गया, तो जेड डिक्रीजेस बाई 1, जेड 1 से कम हो गया। ए, ए क्या है, रिएक्टेंट मतलब एक्स, एक्स का जितना ए है प्रोडक्ट वाई का भी उतना ही है, ए रिमेन्स सेम, ए सेम रहा। ठीक, आगे बढ़िए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन, स्मॉल एन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं स्मॉल एन लिख रहा हूं, या कैपिटल एन, जो मर्जी वो लिखिए, चलिए कैपिटल एन ही लिख देते हैं, क्या हो गया, तो एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या हुआ बताइए, बढ़ा कि कम हुआ, बताइए, देखिए देखिए देखिए, ये रिएक्शन देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ है, प्रोटॉन बन गया न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन बन गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई, एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन बन गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या एक बढ़ गई, अब प्रोटॉन की संख्या एक कम हो गई, प्रोटॉन बदल गया न्यूट्रॉन में ना, तो एक न्यूट्रॉन बन गया, अब प्रोटॉन खत्म हो गया, तो एक प्रोटॉन खत्म हुआ, एक न्यूट्रॉन बन गया, तो न्यूट्रॉन एक ज्यादा हो गया, प्रोटॉन एक कम हो गया, है कि नहीं, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुआ, इंक्रीजेस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस बाई 1, एक न्यूट्रॉन ज्यादा आगे हो गया न्यूक्लियस के अंदर, पहले न्यूट्रॉन जितना था उसकी तुलना में अब एक ज्यादा हो गया न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, प्रोटॉन खत्म हो गया, न्यूट्रॉन बन गया, तो प्रोटॉन खत्म हो गया, तो प्रोटॉन एक कम हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस बाय 1, डिक्रीजेस बाय 1, और इसीलिए एन बाई पी रेशियो, एन बाई पी रेशियो क्या हुआ बताइए, एन और पी का रेशियो, एन ऊपर बढ़ गया, पी कम हो गया, एन बढ़ गया, पी कम हो गया, एन बाई पी रेशियो, एन बाई पी रेशियो क्या हुआ,
बढ़ गया, N/P रेशियो इंक्रीजेस, N/P रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है ना। यानी पॉजिट्रॉन डीके कौन सा न्यूक्लियस शो करेगा जिसमें N/P रेशियो कम था, तभी ना रिएक्शन करके उसको बढ़ा दिया गया। N/P रेशियो जिसमें कम था वह न्यूक्लियस पॉजिट्रॉन डीके शो करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन से N/P रेशियो बढ़ रहा है। तो इस रिएक्शन का टारगेट क्या था, N/P रेशियो बढ़ाना। इसीलिए यह रिएक्शन वही न्यूक्लियस शो करेगा जहां पर N/P रेशियो पहले कम था, ठीक है ना। अब लास्ट में Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, Q वैल्यू कैसे लिखते हैं, मास ऑफ, क्या लिखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो Q वैल्यू लिखिए, रिएक्टेंट में क्या है, एटम X है ना, एटम X है ना। तो एटम X मतलब क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस X, ठीक, या मास ऑफ न्यूक्लियस X। और क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है इसमें, अगर आप पूरा एटम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है ना। तो क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस का मास लिखना है तो न्यूक्लियस का मास कैसे लिखेंगे आप, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दीजिए। तो एटम का मास mx माइनस भाई x है ना, x, ये रिएक्टेंट में क्या x है ना, देखिए इधर रिएक्शन देखिए, रिएक्टेंट में x है, प्रोडक्ट में y है। तो अगर आप रिएक्टेंट में न्यूक्लियस का मास लिखना चाहते हैं तो एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन हटा दो, एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा दो, बचेगा न्यूक्लियस। तो एटम का मास माइनस, क्या करें, इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन, यानी Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया टोटल, ये बन गया न्यूक्लियस का मास, कौन सा न्यूक्लियस X, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट लिखना है आपको। तो प्रोडक्ट में क्या है, एक तो Y है, तो मास ऑफ एटम Y, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एटम ले रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है, ये Z-1, तो एटम में से Z-1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बच गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ, ये टोटल क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस Y, ठीक। तो मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y, और एक इलेक्ट्रॉन और है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में एक इलेक्ट्रॉन और है, सॉरी प्रोडक्ट में एक इलेक्ट्रॉन और है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ये क्या बन गया, ये टोटल बन गया मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। समझ में आ गई बात ना, भाई सिंपल है। हम लोग यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन देख रहे हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियस का मास लिखना है। न्यूक्लियस का मास कैसे लिखेंगे आप, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस एटम के मास में से उतने इलेक्ट्रॉन का मास कम कर दीजिए। जैसे X एटम है, X एटम में जो X एटम का मास है उसमें Z कम कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, तो मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया ये, माइनस टोटल यहां क्या लिखना है, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, एक तो Y है और एक इलेक्ट्रॉन और है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर मास है, वैसे तो ये पॉजिट्रॉन है। तो अब Y के न्यूक्लियस को कैसे लिखेंगे, मास ऑफ एटम Y, एटम के मास में से जितने इलेक्ट्रॉन है हटा दो, ये मास ऑफ न्यूक्लियस Y हो गया। तो मास ऑफ न्यूक्लियस Y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल प्रोडक्ट का मास। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर माइनस जेड ई माइनस माइनस प्लस जेड ई, जेड एम ई कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, ये तो दिख ही रहा है, ये माइनस यहां पर दिख रहा है, माइनस 2 एम ई दिख रहा है, तो -2 एम ई
इंटू सी स्क्वायर, ये इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आता है, बस डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसा होगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉजिट्रॉन डीके। एक दो बार आप रिवाइज करिएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये नया चीज है आपके लिए, हो सकता है ऐसे कॉन्फिडेंस उतना हद तक ना आए, एक दो बार रिवाइज करेंगे तब बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, तो एक आध बार रिवाइज करिएगा यह सब।